गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछला पार्ट वन बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आप कल देख चुके हैं। आज है पार्ट टू चैप्टर टू का। संविधान की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अगले कुछ पॉइंट्स। लास्ट वीडियो में आप देख चुके हैं कि हमने संविधान क्या होता है उसके बारे में जाना, भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं। तो हम कुल 3 विशेषताएं कर चुके हैं। तीन में से तीसरी विशेषता में से पहली 3 विशेषताएं मैं आपको करवा चुकी थी, और बाकी की जो 2 विशेषताएं बची हैं उसको हम अब एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें पहली जो विशेषता है रिटन एंड लेंदी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं। जो उद्देशिका है भारत की, या प्रस्तावना भी कहते हैं, वो क्या है ये भी आप कर चुके हैं। और जो थर्ड पॉइंट है जिसमें मैंने संपूर्ण सब प्रभुता स्वंपन क्या होता है, समाजवाद क्या होता है और धर्मनिरपेक्षता क्या होती है, इन तीनों ही पॉइंट को मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। अब हम करते हैं अगले पॉइंट्स, जैसे है डेमोक्रेटिक, यानी कि भारतीय संविधान की एक और विशेषता ये है कि भारतीय संविधान क्या है, लोकतंत्रात्मक है। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, सिंपल और साधारण शब्दों में लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का शासन, जहां पर लोग जो है शासन करेंगे। अब भारत इतना बड़ा देश है, आप भी सोचेंगे भारत में लोकतंत्र तो है, लेकिन क्या सभी भारतीय लोकतंत्र यानी शासन प्रणाली में भाग ले रहे हैं? नहीं, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि 1.1 अरब 25 करोड़ आबादी है। अब इतने लोग एक साथ तो शासन चलाएंगे नहीं, क्योस हो जाएगा, होच पोच हो जाएगा, बहुत सारी टफ कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस हो जाएंगी। ऐसे में फिर ये लोकतंत्र कैसे होता है, यहाँ पे लोगों का शासन कैसे होता है? तो भारत जैसे बड़े देश में लोगों का शासन है वास्तव में, लेकिन वो कैसे कर रहे हैं? लोगों का शासन चल रहा है उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से। हर 5 साल बाद भारत में इलेक्शन होते हैं। 18 वर्ष से ऊपर का हर भारतीय जो है वोट डालता है और अपने प्रतिनिधियों को, अपने मनपसंद प्रतिनिधियों को चुनकर आगे संसद में या विधानसभाओं में भेजता है, जहां से शासन चलता है। जहां से पूरे देश का शासन चलता है भारतीय संसद से, जहां से संसद से प्रधानमंत्री चुना जाता है, विधानसभाओं से मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। तो इस प्रकार क्या है, भारतीय प्रत्यक्ष तौर पर तो नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर इनडायरेक्टली शासन में हिस्सा ले रहे हैं अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से। तो इसीलिए भारतीय शासन प्रणाली को लोकतांत्रिक शासन प्रणाली कहा जाता है, जो कि भारतीय संविधान की एक विशेषता भी है, जिसमें भारतीय संविधान ने कहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। दूसरा हम इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे यहाँ पर, रिपब्लिक, गणराज्य। गणराज्य क्या होता है? देखिए, गणराज्य वो देश होता है जिस देश का अध्यक्ष या प्रथम व्यक्ति जो है निर्वाचित होता हो, प्रत्यक्ष तौर पर या अप्रत्यक्ष तौर पर। अब आप कहोगे कि ये क्या लाइन बोल दी है, कैसे प्रत्यक्ष और कौन प्रथम नागरिक होता है? देखिए, हमारे देश का प्रथम नागरिक है राष्ट्रपति, और वो हमारे द्वारा जो है, हमारे द्वारा तो नहीं, अप्रत्यक्ष विधि है राष्ट्रपति को चुने जाने की। आप सेकंड यूनिट में पढ़ेंगे कि कैसे होती है अप्रत्यक्ष विधि। तो राष्ट्रपति जो है हमारे देश में चुना जाता है। अब ये ब्रिटेन की तरह नहीं, जैसे ब्रिटेन की प्रथम नागरिक वहाँ की महारानी मानी जाती है, क्वीन मानी जाती है, और वहाँ पर ये जो पद है क्वीन का पैटर्नल है। क्वीन के बच्चे हैं वो आगे जाके किंग बनेंगे या क्वीन बनेंगे, वो आगे जाके जो है शासन में भागीदारी रखेंगे। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति का पुत्र जो है आगे जाके राष्ट्रपति बनेगा, क्योंकि में गणराज्य, भारत को एक गणराज्य घोषित किया गया है, क्योंकि भारत का जो प्रथम व्यक्ति है या मुखिया जिसे कहेंगे या अध्यक्ष जिसे कहेंगे, वो लोगों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, ना कि ब्रिटेन की महारानी की तरह है। वो पद कई वर्षों से, कई सदियों से चला आ रहा है और आगे पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंच रहा है। हमारे यहाँ पे लोकतांत्रिक प्रणाली है। शासन व्यवस्था में किसी को सिर्फ अपने वंश, अपने पद की वजह से स्थान नहीं मिलता है। यहाँ पर लोग चुनकर भेजते हैं, तब शासन व्यवस्था में भागीदारी बनती है। तो इस प्रकार से भारतीय जो शासन संविधान है उसके ये 5 लक्षण जो हैं मैं बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू भी पूछे जाते हैं। अब देखिए चौथा पॉइंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय शासन प्रणाली। भारतीय संविधान ने एक और विशेषता बताई है कि भारत में जो भी शासन प्रणाली होगी वो संसदीय होगी। अब ये कहोगे कि संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है? बच्चों, शासन प्रणालियाँ क्या होती है? भाई, शासन को करने का तरीका शासन प्रणाली होती है, लेकिन ये संसद क्या अलग से आ गई है?
सबसे पहले आपको शासन प्रणालियों के प्रकार समझने पड़ेंगे। पूरे विश्व में 3 प्रकार की शासन प्रणालियाँ मानी जाती हैं मोटे तौर पर। पहली है अध्यक्षात्मक, यानी कि जो अमेरिका में है। वहाँ पर क्या है, जो राष्ट्रपति है उसके वो बहुत अधिक पावरफुल है, उसके पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं। राष्ट्रपति के पास, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप के पास बहुत सारी पावर्स हुआ करती थी देश को शासन चलाने की, वो होती है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। फिर आती है तानाशाही, जहाँ पर एक ही व्यक्ति या एक दल शासन करता है और कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। तानाशाही है, जैसे हिटलर करते थे। तानाशाही शब्द जुड़ता हो तो हिटलर। तो इस तरह की शासन प्रणाली तानाशाही, जहाँ पर लोगों की विल को कम जाना जाता है, लोकतंत्र बिल्कुल भी नहीं है, तो वो जैसे चाइना हो गया। और भी बहुत सारी कम्युनिस्ट कंट्री है जहाँ पर ऐसी शासन प्रणाली देखी जाती है। इसी प्रकार तीसरी शासन प्रणाली जो होती है वो संसदीय शासन प्रणाली होती है। अब ये जो संसदीय शासन प्रणाली है ये भारत और ब्रिटेन जैसे देशों में है। यहाँ का जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति अध्यक्ष तो है लेकिन नाम मात्र का है। वो सिर्फ रबड़ स्टैम्प की तरह है, यानी कि वो नाम मात्र का मुखिया तो है, देश का प्रथम नागरिक तो है, लेकिन सारे काम जो है प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद द्वारा किए जाते हैं। और एक इम्पोर्टेंट चीज़, एमसीक्यू आपको बहुत अच्छे से समझना है कि संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा और राज्यसभा में जो भी बिल पास होते हैं, जो भी कानून बन के आते हैं, वो अंतिम तौर पर राष्ट्रपति के साइन के बिना वो कानून लागू नहीं हो सकते हैं देश में। तो संसदीय प्रणाली भारत में है जिसमें जो मुखिया होता है नाम मात्र का तो राष्ट्रपति होता है, लेकिन जो एक्चुअल मुखिया होते हैं वो प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल होता है, जिनके अगर उनको पूरा जो है संविधान के अनुसार काम करना पड़ता है। अगर किसी प्रकार का वो काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए अविश्वास प्रस्ताव भी सदन में लेकर आया जा सकता है, जिससे सरकार गिर सकती है। तो इस तरह से आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है कि 3 भाग भारतीय संसदीय प्रणाली के कौन से है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और भारत में क्या है, अमेरिका में अध्यक्ष प्रणाली है, भारत और ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जाननी है। इसके बाद हम चलते हैं 5वें पॉइंट में, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन विद अ यूनिटरी बायस। हिंदी में कहेंगे इसको संघात्मक संविधान परंतु एकात्मक प्रणाली की ओर झुकाव। कि भारत में संघात्मक शासन प्रणाली तो है लेकिन ये एकात्मकता की ओर झुकी हुई है। आप कहोगे ये लाइन इसका क्या मतलब है? सबसे पहले तो संघ को समझना जरूरी कि संघात्मक होता क्या है। वैसे तो संघ शब्द का जो है नाम कहीं भी भारतीय संविधान में लिखा ही नहीं है, लेकिन फिर भी भारतीय संविधान को संघीय प्रणाली कहा जाता है। संघीय का मतलब होता है जहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपस में मिलजुल कर काम करती हैं, या आपस में इस प्रकार से काम करती हैं कि जो एक दूसरे के कामों में कम हस्तक्षेप करें, और करते भी हैं तो मिलजुल कर हो जाए वो काम। यानी कि मोदी सरकार है और अन्य राज्य सरकार हैं वो मिलजुल कर काम करें, उसे संघीय शासन प्रणाली कहते हैं। ठीक है। तो भारत में जो है कहीं भी भारतीय संविधान में संघ शब्द का इस्तेमाल नहीं है। बहुत बार पूछा जाता है एमसीक्यू में। संघ की जगह यूनियन ऑफ स्टेट नाम दिया गया है, यानी कि राज्यों का एक संघ है, यानी कि बहुत सारे राज्य हैं उनसे मिलकर बना हुआ एक संघ है, एक केंद्र है। तो कई बार केंद्र को संघ के नाम से भी बोल दिया जाता है, लेकिन मोटे तौर पर संघीय प्रणाली का मतलब होता है केंद्र और राज्यों का आपस में शक्तियों का बंटवारा या आपस में मिलजुल कर काम करने का तरीका। फिर कहा जाता है अब संविधान संघ है। अब संघीय कैसे है, यानी कि हमारे यहाँ जो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि काम करने का कानून या शक्तियों का जो बंटवारा है वो सभी में किया गया है। अब जो केंद्र सरकार है, जिसे कि संघीय सूची भी कहा जाता है, जो कि केंद्र सरकार को मिली हुई है, केंद्र सूची या संघीय सूची भी कह देते हैं, उसमें जब भारतीय संविधान लागू हुआ था 97 विषय हैं जिन पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाएगी, और आज उनकी संख्या लगभग 100 के आसपास हो चुकी है। फिर आती है राज्य सूची, जिन पर जो है सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बनाएगी, जो कि जब भारतीय संविधान बना था जिनकी संख्या 66 थी, अब जो है घटकर 61 हो गई, यानी कि शक्तियों को थोड़ा सा कम कर दिया गया है राज्यों की, राज्य सरकारों की। फिर आती है कंकरेंट लिस्ट, यानी कि समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में क्या है, आपका संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर काम कर सकती हैं, और टोटल 47 विषय हुआ करते थे।
आज 52 विषय हो गए हैं। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ और आपके लिए जान लेना बहुत ज़रूरी है कि ये जो विषय हैं, इन पर जो 52 विषयों पर कानून बनाने की पावर है, दोनों को मिली हुई है, केंद्र सरकार को भी, राज्य सरकार को भी। मान लो लेकिन किसी एक विषय पर आपस में आमने सामने आ खड़े हुए, किसी प्रकार का विभेद हो गया है किसी एक विषय पर, तो ऐसे में जो केंद्र सरकार ने कानून बनाया है वो लागू होगा, वो प्रभावी होगा। राज्य सरकारों का कानून लागू नहीं होगा अगर किसी प्रकार की विवाद या कन्फ्रंटेशन की सिचुएशन आ जाती है तो। ठीक है। और फिर है रेजिडियरी पावर, यानी कि अविशिष्ट शक्तियां। जो भी बची खुची शक्तियां हैं जो कि ना तो सूची में आई, ना ही राज्य सूची में आई हैं, और ना ही संवर्ती सूची में आई हैं, वो सारी शक्तियां रेजिडियरी यानी कि अवशिष्ट शक्तियां होती हैं, वो पूरी तरह से केंद्रीय सरकार के कंट्रोल में होती है। ठीक है। तो इस तरह से सभी केंद्र और राज्यों को अपने अपने विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है, उनको अपने अपने विषय दे दिए गए हैं। तो ये इस प्रकार से हमारी संघीय प्रणाली चलती है। लेकिन ये बायस है, कह रहे हैं आप पॉइंट में कि एकात्मक प्रणाली की ओर झुकाव है, यानी कि एक तरफ झुकी हुई है भारतीय संघीय प्रणाली। बेशक से बंटवारा तो कर दिया गया है शक्तियों का आपस में केंद्र राज्य सरकारों के बीच में, लेकिन फिर भी ये झुकी हुई है केंद्र की तरफ बहुत अधिक। राज्य सरकारों को उतने बेनिफिट्स नहीं है जितने केंद्र सरकार को मिल चुके हैं। कैसे? अब आप इसी में देख लीजिए। यूनियन लिस्ट ओरिजिनली जो शुरुआत में थी 97 थी, बढ़कर कितनी हो गई है? 100 हो गई है। स्टेट लिस्ट यानी स्टेट को जिस पर कानून बनाने के का अधिकार था वो 66 हुआ करती थी, वो बेचारी घट गई हैं। घटकर कितनी हो गई हैं? 61। यानी कि राज्यों की शक्ति कम हो गई है, केंद्र की शक्ति और कानून बढ़ते जा रहे हैं जिन पर वो कानून बना सकती है। इसी प्रकार जो संवर्ती सूची है उसके 47 विषय हुआ करते थे और आज 52 हो गए हैं। और ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जब भी संवर्ती सूची पे कानून राज्य और केंद्र दोनों ही बना सकते हैं, लेकिन किसी प्रकार का विवाद हो जाता है किसी विषय पर, तो लागू किसका होगा? केंद्र सरकार की बात मानी जाएगी। तो इस तरह से ये भी संख्या देखो जहाँ केंद्र बहुत अधिक प्रभावित है, 52 विषय दे दिए गए हैं। अब बात करते हैं अवशिष्ट शक्तियों की। अवशिष्ट शक्तियाँ जो है पूरी तरह से केंद्र सरकार के कंट्रोल में होती हैं। यहाँ पर आप इन शक्तियों के डिस्ट्रीब्यूशन में ही देख सकते हैं कि कितना बड़ा बेनिफिट दिया गया है केंद्र सरकार को। तो लग रहा है ना कि केंद्र सरकार की तरफ भारतीय संविधान अधिक झुका हुआ है। अब आते हैं कुछ और चीज़ों पर कि पूरे देश में सिर्फ एक ही संविधान है। जैसे अमेरिका में है, राज्यों का अपना संविधान होता है, केंद्र का अपना संविधान होता है। तो ऐसा तो नहीं है भारत में। भारत में तो सिर्फ एक ही संविधान है, वही पूरे देश में लागू होगा। तो इससे भी क्या पता चलता है, बेचारे राज्यों को उतनी छूट नहीं है, उन्हें सिर्फ एक संविधान के अनुसार काम करना, उनका खुद का कोई संविधान नहीं है। इसी तरह से इमरजेंसी पावर्स भी होती हैं राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति की शक्तियाँ होती हैं कि युद्ध की स्थिति में आपातकाल, युद्ध और भी 2-3 हैं, वो जब राष्ट्रपति करेंगे तब मैं बताऊंगी आपातकालीन शक्तियाँ क्या होती हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही समझे कि युद्ध हो गया है मान लो, और पूरे देश में आपातकाल लागू हो गया है। उस स्थिति में राज्य सरकार प्रभावी नहीं होती, उनका सारा काम जो कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगा आपातकाल की स्थिति में, यानी कि सारी शक्ति केंद्र के पास आ जाएगी। तो इससे भी क्या दिखाई दे रहा है? राज्यों की शक्तियां कम हो जाती हैं या खत्म हो जाती हैं आपातकाल में, और कौन अधिक प्रभावी हो जाता है? केंद्र। फिर आती है सिंगल जुडिशियल सिस्टम। ये मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में भी करवा चुकी हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय जो है हमारा जो है एकल न्यायिक व्यवस्था है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर है, और सर्वोच्च न्यायालय पूरे देश में एक ही है। राज्यों को तो नहीं मिला हुआ उनका सर्वोच्च न्यायालय, सिर्फ एक ही सर्वोच्च न्यायालय। जैसे अमेरिका में है, राज्यों का अपना सर्वोच्च न्यायालय, लेकिन राज्यों को यहाँ पर छूट नहीं है। तो इससे भी दिखता है कि कहीं ना कहीं भारतीय संविधान क्या है? एकात्मकता की ओर झुका हुआ है, या फिर इंक्लाइंड है टुवर्ड्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर आता है ऑल इंडियन सिटीजनशिप, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, जो भी यूपीएससी आपके आईएएस और आईपीएस बनाते हैं, वो बनाता तो संघ लोक सेवा आयोग है, यानी कि केंद्र की संस्था उनको बनाती है, रिक्रूट करती है। लेकिन वो काम कहाँ करते हैं? राज्यों के जिलों में जाके काम करते हैं। आपको पता है एक डीसी को पूरा जिला मिला होता है जो कि आईएएस होता है। तो सोचो वो राज्यों के जिलों में जाकर वो काम कर रहे हैं, और वो भेजे हुए केंद्र के आदमी हैं। तो इससे भी क्या पता चलता है, कहीं ना कहीं केंद्र जो है अखिल भारतीय सेवाओं को लेकर जो है अधिक प्रभावी है राज्यों के बीच में। इसी तरह से एक लास्ट पॉइंट है सिंगल सिटीजनशिप, यानी कि एकल नागरिकता। पूरे देश में हमारी एक ही नागरिकता है। हालांकि एक अच्छा पॉइंट है कि सभी हम भारतीय हैं, भारतीय नागरिकता है, और देश को एकता के सूत्र में बांध के रखता है। लेकिन फिर भी अमेरिका में तो राज्यों को भी अपनी अपनी
नागरिकता मिली हुई है, हर एक व्यक्ति की अपनी अलग दो दो नागरिकता लेकर बैठे हुए हैं वो। यहाँ पर भी एक ही नागरिकता, जिससे ये पता चलता है बेचारे राज्यों को फिर से पीछे कर दिया गया और भारतीय संविधान एकात्मकता की ओर झुक गया है, जहाँ पर केंद्र को बहुत अधिक प्रभावी बनाया गया है। देखिए बच्चे, आपके सेकंड सेम में इसके ऊपर पूरी एक यूनिट है, आप बहुत अच्छे से इसको समझने वाले हो। अभी तक के लिए आप इतना ही समझ लो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए भी। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।